मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासिर और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम नजर डालेंगे उसमें सबसे पहले शर्म शेख में गजा जंगबंदी के लिए अहम मुज़ाकरात जारी हैं। यरगमालियों और सियासी कैदियों की फहरिस्तों पर बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर हमास ने गजा का कंट्रोल न छोड़ा तो संगीन नताइज होंगे, लेकिन वो जल्द किसी मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं। सवाल यह कि ट्रंप का मकसद नौआबादियाती निजाम को दवाम देना है या फलस्तीन के हक में कोई अमली कदम उठाया जाएगा। इसी दौरान समूद फ्लोटिला के 131 रजाकार इसराइली कैद से रिहा, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। इसराइली जेलों में कैदियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पांव में बेड़ियां, आंखों पर पट्टी और बंदूकों के साए में तफ्तीश। रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक की गुफ्तगू। उधर माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी कमेटी का पहला इजलास, एहसन इकबाल मुताल्लिका महकमों के वज़रा पर बरहम। पंजाब और सिंध के नुमाइंदों ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तैयारी और शिरकत को सराहा गया। क्या हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मदद कर सकेगी? सियासी महाज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कशीदगी बरकरार। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। IMF ने रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात जाहिर करने की शर्त रख दी है, जबकि तजारती आदाद शुमार में $11 अरब के फर्क पर तशवीश जाहिर की गई है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा है और ट्रंप एक तरफ से वो कल डॉक्टर मलिया उद्दीन बड़ी अच्छी एक बात की तड़ी भी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद उनको ये है कि वो ये कर पाएंगे या अचीव कर लेंगे इस मायदे को। जी, ये हमेशा से प्रेसिडेंट ट्रंप का तरीकाकार यही रहा है। वो बुनियादी तौर पे एक रियल एस्टेट टाइकून रहे हैं। उनका कारोबार जो है 30-40 साल जो ट्रंप प्लाजाज बने वो ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ही रहा। तो उनके लिए ये गाज़ा एक प्रॉपर्टी डील है और उसको वो डील भी उसी तरीके से कर रहे हैं और उनका जो विज़न जिसको छुपाया नहीं गया और अभी भी ये जो वहाँ पे तस्फिया करवाया जा रहा है उसके अंदर विटकॉफ के साथ उनके जो सन इन लॉ हैं कुशनर, वो बिल्कुल एक रिवियरा बनाना चाह रहे हैं। दो मुल्क हैं, अमेरिका और इसराइल। इसराइल बुनियादी तौर पे जो है अमेरिका की शय पे उसके ज़ोर के ऊपर वो बिल्कुल भी फ़लस्तीन नहीं चाहते हैं और इसका नेतन्याहू ने बरमला यूनाइटेड नेशंस के इजलास में खुल के ये कहा कि हमें बिल्कुल भी किसी सूरत में भी फ़लस्तीन कबूल नहीं, जो कि एक गैर कानूनी बात है। इंटरनेशनल लॉ के तहत जो हैसियत है फ़लस्तीन की वो एक आज़ाद रियासत की है। 150 मुल्कों ने 194 में से उसको कबूल कर लिया हुआ है और इसलिए उसको ना मानना एक गैर कानूनी काम है। वैसे ही नेतन्याहू डिक्लेयर किए जा चुके हुए हैं कि वो एक वॉर क्रिमिनल हैं। आपने गौर किया होगा कि यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में अंदर जाने के लिए उन्होंने अवॉइड किया कि यूरोप की एयर स्पेस के ऊपर भी डर के मारे नहीं गए कि वो गिरफ्तार ना कर लिए जाएं, तो वो मेडिटेरेनियन के समंदर के ऊपर रह रह के पहुँचे। तो उनके ऊपर ये ख़तरा तो मंडला रहा है। अब बात ये है कि पहली बात कि ये जो इस वक्त नेगोशिएशंस वहाँ पे चल रही हैं वो उसके दो पहलू हैं। एक तो शॉर्ट टर्म में सबसे अहम पहलू ये है कि ये वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए। अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका की इस यकीन दहानी के बावजूद कि वहाँ पे उन्होंने ऐलान भी किया कि अब सीज़ फायर होगा क्योंकि ये नेगोशिएशन चल रही हैं, मगर इसराइल उनके इस ना तो कहने में है या उनकी मर्ज़ी के साथ अभी भी बमबारी चल रही है। पिछले 36 घंटे में भी 65-70 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हुए हैं और उन्होंने बरमला इजहार किया है उनके आर्मी चीफ ने इसराइल के कि हम जो है ये जो बमबारी जारी रखेंगे, बल्कि धमकी दी गई कि अगर ये ना हमास मानी हमारी टर्म्स पे तो ये हम आपका बहुत बुरा अंजाम करेंगे। ये धमकी बाय द वे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी आ चुकी है। अभी ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये उम्मीद का इजहार किया कि ये जल्दी फैसला हो जाएगा, मगर ये तस्वीर कई दिनों में और हफ्तों में शायद होगा। फौरी तौर पे ये देखना है कि क्या हॉस्टेजेस वापस कर देते हैं और सीज़ फायर हो जाता है या नहीं हो जाता। बाकी हमास ने अभी तक जो है मैं समझता हूँ बड़े एक तहमुल मिजाजी और समझदारी मसलहत
मुखालफत पसंदी दिखा रहे हैं कि उन्होंने इसको आउटराइटली ऑब्जेक्ट नहीं की, मगर उन्होंने ये ज़रूर क्लैरिफाई किया है कि जब तक अगर वहाँ पे फ़लस्तीनी नुमाइंदगी जो इंटरिम सेटअप में नहीं होगी तो वो अपना डीमिलिटराइज नहीं करेंगे, वो अपना असला वापस नहीं करेंगे। सो इन तमाम चीज़ों पे बातों पे हो रही है। बाकी क्लियरली तो इसराइल का एजेंडा है कि वो किसी सूरत में भी नहीं, वो इल्हामी किताबों में जो ग्रेटर इसराइल है वो उसको बनाना चाहते हैं, जो वेस्ट बैंक से लेके मेडिटेरेनियन तक है, जिसका वेस्ट बैंक भी उसका हिस्सा होगा और गाज़ा की पट्टी भी वो रखना चाहते हैं, और किसी सूरत में भी उसका तसल्लुत नहीं वो छोड़ना चाहते। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो टीम है, विटकॉफ भी एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और उनके जो सन इन लॉ कुशनर भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, वो अपना एक रिवियरा बनाना चाह रहे हैं। तो ये उनका बुनियादी है। उसके अंदर क्लियरली जो 20 नकात हूँ जिसको जिस तरह से टेम्पर किया गया है, दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है कि समिट लेवल पे मुल्कों के सरबराह शामिल हों और वो किसी मुआहदे पे पहुँचे। उसके 21 नकात हों। 21वां नुक्ता जो कि इसराइल को फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे मानना था वो निकलवा दिया गया, और 20 के अंदर 3-4 क्लियरली टर्म्स हैं कि वहाँ पे एक तो इनखला इसराइल का विड्रॉल जो है, ना सिर्फ कि उसके अंदर कोई ऐसी ना टाइमलाइन है ना शर्त है, और उसके बाद वो ये ओपनली कह रहे हैं नेतन्याहू कि उनका एक सिक्योरिटी पैरामीटर वो रखेंगे, और वो कब तक रहेगा नहीं रहेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फ़लस्तीन का रियासत का वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन की वहाँ पे जो इंटरिम सेटअप होगा इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि उनकी शमूलियत किस तरह की होगी। उनके अपने ही सो कॉल्ड जाली किस्म के फ़लस्तीनी वेस्टर्न होंगे, या वहाँ के जो लोकल फ़लस्तीनी हैं उनकी नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी। बल्कि जो मुस्तकबिल में एक हल्का सा मुबम सा इशारा है कि अगर कभी हालात मुवाफिक रहे तो सोचा जा सकता है, वो बड़ा ही एक अवाम से भरा हुआ एक वादा है। तो इसके ऊपर सवाल जो है वो पहले ये वो खुद जुल्म कर रहे थे, अब उसके साथ उन्होंने 8 मुस्लिम ममालिक जिसके अंदर टर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान और कतर ने हौसला करके ये कहा या कि जी ये वो नुकात नहीं थे जो हमें दिखाए गए, मगर उससे पहले ये माजी हो गया है। मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसकी शाबाश भी इतनी उनको जल्दी थी, ये बड़े ही बैड टेस्ट के अंदर कि उन्होंने ट्रीट कर दी। बाद में हमने ये कहा कि नहीं ये हमें जो है ये गलती से हो गया है, हमें तो नुकात और दिखाएंगे। अब हमने दोबारा 8 मुल्कों ने इसको सराहा है। ये नहीं पता कि पाकिस्तान और उन 8 मुल्कों का इसके अंदर क्या है। काफ़ी सारे सवालात हैं कि क्या इससे देर पा अमन हो पाएगा, क्या ये 20 नकाती जो नुकात हैं ये काबिल अमल भी हैं या नहीं, क्या हमास किन चीज़ों पे मानता है, अगर मान भी जाता है तो फिर उसके बाद क्या वहाँ पे सीज़ फायर होगा और इसराइल की नीयत क्या है। मैं चाहूँगा कि आप अगर जी इस पे दिखा सकें, जेफरी सैक्स जो हैं वो दुनिया में इस वक्त चंद स्कॉलर्स में माने जाते हैं जिनको यूरोप के बेताशा ममालिक और बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स और थिंक टैंक जो है बुलाते हैं मशावरत के लिए, और उनके जो आज तक जो उन्होंने बातें ख़ास तौर पे उनका स्टांस जो यूक्रेन के हवाले से रहा है कि ये अमेरिका की गलती है और ये इसमें फंस जाएगा, नेटो भी फंस जाएगा, वो दुरुस्त साबित हुआ। चीन के ऊपर भी उनका एक बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का हमेशा से व्यूज़ रहे हैं। उनके इसके ऊपर जो ख्यालात हैं। वेलकम बैक। और आमिर साहब, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एक तो ट्रंप के जो मकासद हैं उसमें एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की भी एक बात है, और फिर बात करेंगे ये जो 131 कैदी रिहा हुए हैं जो स्लॉटिला पे सवार थे, और जिस तरीके से उनके फिर इंकशाफात सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? जी पहले तो सब चीज़ें जो है ना इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें वो तो हमास की जो वहाँ पे एक नेगोशिएशंस जारी हैं शर्म शेख में, उसके ऊपर नज़र है।
सिचुएशन वहाँ पे अब बड़ी एक मुश्किल, जिसे कहते हैं ना, कैच 22 कह लें, ऑप्शंस चॉइस कह लें, जो भी कह लें, कि एक तरफ जाहिर है दुनिया सीज फायर भी चाहती है, क्योंकि वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पूरा मलिया मेट हो चुका है। और वो जिस तरह नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीरें नज़र आती हैं, आज तक हॉन्ट करती हैं। 1945 का वाक़या है, हालांकि मुझे आज तक याद रहता है, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त जो है, उसी तरह ही ये जो गाज़ा की तस्वीर है ये हॉन्ट करती है। तो वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, बच्चे हैं। तो एक पूरी दुनिया एक चाहती है, यहाँ तक के मुसलमान ममालिक में तो दर्द है ही, मगरिब में इस तरह का 100 साल के अंदर कभी भी फ़लस्तीन के लिए या इंसानी को मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है। और याद रहे कि ये जो फ़लस्तीन का मसला था, ये मैं समझता हूँ उम्मा ने गलती की कि इसको उम्मा का मसला बनाया। ये एक इंसानी मसला था, और लोग क्योंकि जो तारीख़ से नावाकिफ़ हैं कि इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीनी थे, फ़लस्तीनी वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं थे, जो उनकी जो सबसे बड़े चेहरे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हनान अशरफी अभी भी ज़िंदा हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रोमिनेंट यासिर अरफात के साथ वो लीडर थी, वो क्रिश्चियन हैं। उसी तरह लोगों को भूल गया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी लैला खालिद थी, वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मशहूर थी। उन्होंने इसराइली जहाज़ एक दफ़ा अगवा किया था, और वो एक पूरी मुसलमान दुनिया में और पूरी दुनिया में इनकलाब की एक सिंबल थी, जिस तरह चे गुवेरा हैं या कास्त्रो थे, तो वो भी सिंबल थी, वो भी नॉन मुस्लिम थी। तो वहाँ क्रिश्चियन भी थे, वहाँ पे जो है मुसलमान भी थे, वहाँ और भी बेताशा मज़ाहब हैं छोटे छोटे, जो कि जिनको आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो फैक्शंस कह लें। तो ये मसला एक सियासी मसला था, जिसे कि अब मजहबी। तो अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका में जुलूस निकले हैं, कोलंबिया सबसे ज़्यादा आगे नज़र आता है, वेनेजुएला नज़र आता है। उसके बाद यूरोप के अंदर जो है उनकी हुकूमतें जो हैं वो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट मफादात अमेरिका से जुड़े हुए हैं, नेटो से जुड़े हुए हैं, मगर वहाँ की आवाम भी इसके लिए खड़ी हुई है। सबसे बड़ा जो जुलूस निकला है, एहतजाज हुआ है, वो एम्स्टर्डम में हुआ है और स्पेन में हुआ है। तो ये उन ममालिक में ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो लोग अमन भी चाहते हैं, मगर वहाँ पे जो टर्म्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जिस तरीके से कलोनियल निज़ाम बनाना चाहते हैं कि आप तकरीबन आप देखें वहाँ पे 20 लाख जो है मुसलमान फ़लस्तीनी हैं, क्या उनको मार दिया जाएगा, तब जेनोसाइड कर दिया जाएगा, किधर जाएंगे वो? सो ये एक मसला रहेगा। वक्ती तौर में उम्मीद करते हैं कि वहाँ सीज़ फायर हो, मगर ये देर पा अमन होता लग नहीं रहा। और उसके मज़ीद ये कि जो लेटेस्ट अभी जो जेरूसलम पोस्ट की खबर मेरे सामने पड़ी हुई है कि नेतन्याहू ने जो कल एक चल भी रहा था ये क्लिप उनका, कि उन्होंने पहले वो ईरान को ख़तरा कहते थे इसराइल के लिए, अब उन्होंने एक नया क्लेम किया है कि ईरान जो है वो 8000 किलोमीटर का इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ICBM, जिसकी रेंज में अमेरिका के शहर आ रहे हैं, बॉस्टन आता है, न्यूयॉर्क आता है। उन्होंने अमेरिका को डराना शुरू कर दिया है कि वो जो अमेरिका में ये बहस रहती है कि इसराइल और ईरान जो है अमेरिका के लिए सिक्योरिटी का ख़तरा नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि जनाब आपके लिए, अमेरिका के लिए भी सिक्योरिटी का खतरा है, जिस तरह के नॉर्थ कोरिया है, तो ईरान भी आपके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल फेंक सकता है, जो कि एक मज़ाक़खेज़ बात है। 8000 किलोमीटर का ईरान की ऑफ कोर्स जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रूव कर गई है, पर अभी इतनी इंप्रूव नहीं की कि वो अमेरिका तक उनकी रेंज आ जाए। मगर ये नेतन्याहू कह रहा है, और वहाँ पर अमेरिका में एक तबका है जो कि बड़ा ताकतवर है, जो कि उनके कंट्रोल में भी है, तसल्लुत में भी है, और उनकी बात सुनता भी है और मान भी लेता है। सो ये एक मामला चल रहा है। इस दौरान में बाकी मैं ज़रूर कहूँगा, बड़ा मैं मद्दा हो गया हूँ सेनेटर मुश्ताक का कि पाकिस्तान में आप देखें बड़ी एक आयरनी है कि उन्होंने पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पे गए तो उनको यहाँ भी दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए गए, जेल में कर दिया गया।
और फिर उनको उनकी अपनी जमात की तरफ, जमात इस्लामी की तरफ से मज़ामत हो रही है, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उनसे इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ही नहीं, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडरों में इज़्ज़त जो कमाई है वो सेनेटर मुश्ताक ने कमाई है कि वो वहाँ गए और उसके बाद उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ कि देखें, एक वो बारिश उम्र रसीदा आदमी है, उसके बावजूद ये हौसला करना बड़ी बड़ी बात है, जान जोखों में डाल के, और उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर उनका ये क्लिप दिखा सकें, शुक्र है कि वो बता रहे हैं कि वो सेफ हैं और वो रहा हो गए हैं। मैं कहता हूँ इस वक्त जो है ना, सारे पाकिस्तानियों का सर जो है सेनेटर मुश्ताक ने बुलंद किया है और इन्होंने तर्जुमानी की है पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की। फ़लस्तीन और कश्मीर हमारे लिए ये अपनी जान जिगर से ज़्यादा अजीज़ हैं, और ये जना के दो चीज़ों के ऊपर उनका बड़ा कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर स्टांस था। एक कश्मीर हमारी शहर आ गया, और दूसरा जो है उनके यूनाइटेड नेशंस को जो ख़त लिखे गए हैं उस ज़माने में कि फ़लस्तीन के जो है इसराइल को मानना वहाँ पे जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट होगा, इलीगल, उनके अपने अल्फाज थे कि ये गैर कानूनी और ह्यूमैनिटेरियन और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। सो बहरहाल देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वहाँ कम अज़ कम सीज़ फायर हो। और एक मज़ीद जो उसके अंदर ख़बर हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो नेतन्याहू से गुफ्तगू हुई है, तो एक किस्म का ये जो समझा जा रहा है कि नेतन्याहू अमेरिका के तो बल्कि शह पे है, मगर के और उनको रोकने वाला नहीं है। तो पहले ही ईरान के साथ ईरान के साथ चीन और रूस का जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, तो इसके जो इशारे आ रहे हैं कि शायद उनको ये इशारा किया गया है इसराइल को कि वो अपना एग्रेशन को ज़रा कंट्रोल रखें। पर उम्मीद करते हैं कि वहाँ कम अज़ कम सीज़ फायर हो जाए, और देर पा चले अमन नहीं तो कम से कम उनको जो है बुनियादी ग़िज़ा दवाइयाँ मिल सकें। जी अच्छा आमिर साहब, ये भी एक चीज़ थोड़ा सा अगर आप इस पे भी कमेंट कर दें, थोड़ी देर में हम ब्रेक पे जाएंगे, कि जिस तरह से सेनेटर मुश्ताक ने जिक्र किया कि जो वहाँ पर जिस तरीके का तशद्दुद हो रहा है, और ग्रेटा थनबर्ग का भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इसराइल की जो एक्चुअल इस वक्त कोशिश है वो पूरी कौम को एक तबाह कर देना चाहते हैं। तो ज़ाती मजालिम का तो उन्होंने कहा बात ही नहीं करते, जो हो रहा है ये बहुत। तो उन्होंने जब इनसाइड सिचुएशन देखी है उसके बारे में जो इंकशाफात किए हैं, इस पे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्डक्ट इसराइल का पिछले जो है ना, आप 1948 से आप या 2020 से वो ऐसा ही रहा है। और अभी तो वो जिस तरीके से ये तहस नहस किया गया, और ये जो गाज़ा के विजुअल्स हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह का जुल्म सितम जेनोसाइड नहीं हुआ। ठीक है आमिर साहब, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ डिस्कस करेंगे इस हवाले से जो आज एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो बातचीत हुई, तमाम सूबों ने अपनी जो कारकर्दगी के ऊपर बात की, और जिस तरीके से सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए ये कमेटी कारगर साबित हो सकती है या फाल साबित हो सकती है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और बात करेंगे जो आज कमेटी का इजलास हुआ एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत। और आमिर साहब अपना कमेंट करें। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडवाइज़र फॉर फाइनेंस टू CMKP, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज की इस स्टोरी के हवाले से रेलेवेंस भी बहुत है। जी आमिर साहब। जी मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल से पूछूं कि आज ये मैं ख़बर पढ़ रहा था डॉन के अंदर कि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। एक तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो कोई इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं, बल्कि अलार्मिंग है कि कंपनियां यहाँ से दौड़ रही हैं, असम्बलियाँ जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सैलाब की एक सिचुएशन है, क्लाइमेटोलॉजी के इश्यूज़ हैं। तो वज़ीर आज़म तो वैसे ही एक दौरे से आते हैं तो वापस चले जाते हैं। वो पहली बात तो ये है कि वो गायब रहते हैं। उनकी एब्सेंस में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग जो है उसकी सदारत की, और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि इस मुल्क में सैलाब एक मसला है, मौसमियात क्लाइमेट का मसला है,
और इस वक्त पूरा इकॉनमी का मसला है कि इनका कैसे कॉम्पनसेशन दी जाए। और उस कैबिनेट की मीटिंग में वो पता चला कि ना फाइनेंस मिनिस्टर थे, ना वाटर मिनिस्टर थे, ना एनर्जी मिनिस्टर थे, ना हाउसिंग के, और ना ही क्लाइमेटोलॉजी के मिनिस्टर थे। और उससे ज़्यादा पता चला कि सिंध और पंजाब जहां मेजर सैलाब के साथ क्रॉप्स का नुकसान पहुंचा है, वैसे तो केपी में भी सैलाब का बड़ा नुकसान हुआ है, मगर जो ज़राअत का नुकसान वहां पहुंचा है जिसका इशू को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट था, उन्होंने नुमाइंदे ही नहीं अपने भेजे। दोनों ने आपस में लड़ाई में चल रहे हैं। पहले तो मुज़म्मिल आप उस मीटिंग में मौजूद थे, ये बताएं वहां क्या माहौल था और क्या बात हुई। जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले तो ये ना मीटिंग थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आपको पता है वो कश्मीर वाला कोई एक्शन कमेटी का मसला चल रहा था, तो उसके सिलसिले में वो शायद नहीं कर सके एहसन इकबाल साहब। तो फिर ये मंडे को दोपहर 2:30 बजे मीटिंग थी। तो जब स्टार्ट हुई तो हम भी जूम पे थे, क्योंकि उन्होंने 2:30 बजे रखी थी। तो एहसन इकबाल साहब ने वो भी थोड़ी देर के लिए जूम पे थे, फिर वो भी आ गए थे कमरे में। तो उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ और ये अटेंडेंस बड़ी पैथेटिक किस्म की है, और फेडरल सेक्रेटरी नहीं है, फेडरल मिनिस्टर्स भी नजर नहीं आ रहे इसमें, और जो है फिर इसके अलावा सूबों से भी जो है कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उधर से फिर मैंने बोला कि जी केपी से जो है मैं एडवाइजर फाइनेंस, मेरे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हम यहाँ पे बैठे हैं। तो उन्होंने जी जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। तो वो काफी इसमें नाराज हुए। तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद जरा 1 मिनट आगे इसकी मंदरजात पे जाते हैं। तो क्या ये जूम पे भी नहीं ये वज़रा आ सकते? चले मंडे को समझ आती है कि कश्मीर का मसला चल रहा था, वीट वो डिले होती है, तो क्या उनको एतराज़ था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है और एहसन इकबाल साहब कहीं अपने आप को वज़ीर आज़म ना समझें, तो अपनी शान में वो कमी समझते थे इनकी सदारत में आना, या कोई ऐसी क्या मसरूफियात थी कि जूम पे भी ना आया जा सके? असल में आपको याद होगा वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई थी ना मुल्क में बिलावल के कहने पे, ये उस एग्रीकल्चर इमरजेंसी के सिलसिले में मीटिंग थी, जिसको एहसन इकबाल को चेयर दे दिया था इन्होंने इसका। तो प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया था। तो वो यही कह रहे थे कि मुल्क में एक तरफ हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर हमें फैसला करना है कि हमने फसल गंदम लगानी है नहीं लगानी, उसके बीच का क्या मसला है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ये बड़ी नामुनासिब है। और दूसरी बात ये कि फिर थोड़ी देर बाद चंद लम्हे के लिए उवैस लगारी साहब आए थे जूम पे, और वो मुसद्दिक मलिक साहब भी आए थे। तो वो मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट हट के कोई लॉन्ग टर्म 1-2 मशवरे दिए और फिर वो 5 मिनट बाद वापस भी चले गए। उन्होंने सवाल पूछा कि जी बैठे 5 मिनिस्टर, तो वो भी नहीं थे। तो बहरहाल फिर जो दूसरा मेन सवाल ये था कि जी फ्लड असेसमेंट क्या है, नुकसानात क्या हुए हैं। मुजम्मिल ये इशू तो है कि आप देखें वो 2 हफ्ते रह गए हैं रबी की फसल लगने में और टाइम बड़ा थोड़ा है, और पहले ही गवर्नमेंट ने, पंजाब ने बहुत और सिंध ने भी डिले किया अपने रिलीफ पैकेज लगाने में। वो अब अनाउंस किया है, और फेडरल गवर्नमेंट इमरजेंसी किस बात की है, वो पंजाबी में कहते हैं स्वाद मिट्टी, कि ये मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कब ये डिसाइड करेंगे, कब करेंगे? जब तक तो लेट हो चुका होगा लोगों ने, तो उनको फौरी तौर पे पैसे चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी तमाम सूबों से कि सूबों के क्या मामलात हैं, सूबों ने सैलाब पे क्या रिस्पॉन्स दिया है, उनका कोई ज़रूरी पैकेज आ रहा है नहीं आ रहा। तो पंजाब में तो पहले तो गुजरा छोड़े सेक्रेटरी लेवल पे भी कोई नहीं था। तो एक महकमे से कोई मतलब नीचे का बंदा था और एक जगह कोई स्पेशल सेक्रेटरी था। सिंध से उन्होंने कहा सिंध से कौन, सिंध से कोई भी नहीं था। बलूचिस्तान से बैठे हुए थे उनके वजीर, लेकिन उनका भी इंटरनेट का मसला था। तो 12 फिर वहां पे एक वफाकी गुजरा बैठे हुए थे, पता नहीं कौन थे, मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा सर ये मीटिंग खत्म करें, और ये तैयारी नहीं है, और फिर ये तैयारी के बाद आए और ये वो करके। तो वो एहसन इकबाल साहब भी बेचारे मजबूरी में कह रहे थे कि जी कनोला लगाएं आप सारे, वीट छोड़ें, गंदम $200 की आती है, कनोला $700 का आता है, मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ।
दिल में मैंने सोचा कि इधर पाकिस्तान में गंदम का इस वक्त बुरहान चल रहा है और आप कैनोला की बात कर रहे हैं, तो वो पंजाब के जो भी बैठे हुए थे मेंबर, तो उसने कहा कि जी वजीर आला साहब ने बोला है कि इस दफा हमारा 16.5 लाख एकड़ से जो है ना रकबे में हम गंदम का टारगेट रखा है पिछले साल से ज्यादा। तो वो हवाई बातें आपको बस खबरें बनाने तक की हद तक थी। तो कल जो है मुज़म्मिल, अच्छी बात है, ये तो हमेशा हम कहते रहे हैं कि अगर ये किया जा सके, तरजीहात दी जा सकें, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, कि वो जो गैर से हम ऑयल सीड्स वगैरह मंगवाते हैं, बाहर से तेल मंगवाते हैं, यहाँ उगा सकें। ये तो सालों और दहाइयों के मसले हैं जो पहले भी नहीं हो सके, पता नहीं कब होंगे, तब होंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इस वक्त वहाँ पे आप केपी हैं, मगर ज़ाहिर है आप फाइनेंस समझते हैं, वफाकी हुकूमत के भी मशीर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब में ख़ास तौर पे कि बहुत ज़्यादा तख्तियाँ बहुत लग रही हैं, मगर 20,000 एकड़ के ऊपर जो वो मुतासरा किसानों को दे रहे हैं, आपको पता है वो बहुत कम है। इंडिया में 20,000 उन्होंने दिया, जो उनके 60,000 हमारे मुताबिक बन जाते हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये पीनट्स है। तो ये वहाँ पंजाब से इतने थोड़ा पैसे देने पे इतना ज़्यादा शोर, और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर, जिस तरह ये मीटिंग का अहवाल आप बता रहे हैं, क्या 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 इसका इम्पैक्ट होगा ज़राअत पे, इकॉनमी पे और पावर्टी पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एहसन इकबाल साहब ने इफ्तिताहिया में एक और बात भी बोली कि ये तमाम रिस्पॉन्स जो है सूबों को खुद देने होंगे। वफाक की तो हालत ये है कि आप वफाक को मिल के कर्जा दें, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो 20,000 रुपये एकड़ की आप बात बता रहे हैं, वो भी अभी सर्वे मुकम्मल होगा। उनकी वजीरे इतलात कहती हैं 1 महीने का टाइम है उसका, फिर उसके बाद ये पेमेंट पता नहीं देते हैं नहीं देते। 20,000 इससे 14-15 हजार रुपये की तो टैप की एक बोरी आती है, सिर्फ टैप की। अब अंदाजा लगाएं कि आप मजाक कर रहे हैं, या तो बेहतर था आप देते ही ना उनको कुछ। तो ये सूरत हाल जो है बड़ी वहाँ के किसान की, ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। और पंजाब की 60% आबादी ज़राअत पे, पाकिस्तान की पूरी जो है कहते हैं कि 60 से 65% आबादी, और पंजाब की बराह रास्त 60% आबादी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर इस साल उनकी फसल नहीं लगी तो पूरे मुल्क को तो होगा ही। दरामदी बिल आपके सामने, 10 अरब डॉलर का खसारा आ गया 3 महीने में। एक्सपोर्ट स्टेगनेंट हो गई है, इंपोर्ट बढ़ रही है। ये तो मुल्की लेवल पे तो अलग है, लेकिन इतना बड़ा आपकी मैं और कर रहा था, बड़ी तारीफ की एहसन इकबाल साहब ने। ये भी एक क्यों रबिया? जी जी जमील असलम साहब, एक चीज़ ये बताएगा कि 25 सितंबर से जो IMF का वफ्द है वो यहाँ पे मौजूद है और वो सैलाब के हवाले से भी एक जायज़ा ले रहा है। जो IMF की रिपोर्ट सामने आई या उनकी जो ऐलानात सामने आए, उसमें ये कहा गया कि पंजाब की तरफ से तो जो नुकसानात हैं उसकी डिटेल्स आई हैं, लेकिन बाकी सूबों ने कोई इतनी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट ही नहीं दी कि नुकसानात की। तो आपकी तैयारी आज तो अप्रिशिएट हुई है, लेकिन आपने ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? क्योंकि KP इज वन ऑफ दोज प्रोविंसेस जिन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस फ्लड का। अच्छा, नहीं, हमारी तो तैयारी क्या, IMF तो आज से 15 दिन पहले हमारे पास KP आया था मेरे पास, और उनको हमने सारा कुछ बता भी दिया था। बेसिकली पंजाब का डाटा मुकम्मल नहीं है, पंजाब का डाटा नामुकम्मल है। हमारा तो मुकम्मल, हमने तो सब कुछ दे भी दिया, कंपनसेशन भी हमारी होएगी, डेटा मुकम्मल होने के हवाले से IMF ने नहीं, IMF ने जो कहा है वो ये कहा है कि आपकी जो नुकसान ज्यादा हुआ है वो पंजाब में हुआ है, बाकी सूबों की तरफ से इतना सिग्निफिकेंट लॉसेस की वो ही नहीं आई, रिपोर्ट ही नहीं आई। नहीं है वो हमारा, देखिए जितना भी हुआ हमारी हैसियत के हिसाब से हमने उसको कर दिया। जो प्रॉब्लम आई, जो अभी जो तारीफ वाली बात कर रहे हैं ना, वो तारीफ ऐसे थी कि मैंने ये बात बोली कि जी देखिए सूबों के पास जो है वसाइल हैं और सूबों को जो है अपने वसाइल से फ्लड के रिस्पॉन्स को देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर वफाकी हुकूमत जो है ना किसी के कंधे पे रख के किसी को करिए दे। ऑलरेडी वफाकी हुकूमत फिर नया टैक्स लगाने जाती है। अभी आज की अखबार आप पढ़ लें, वो IMF कह रहे हैं कि जी जो टैक्स का शॉर्टफॉल है आप फर्टिलाइजर पे और पेस्टिसाइड्स पे जो है मजीद टैक्स लगा लें।
तो वो मैंने कहा कि ये बर्डन जो है वफाक को नहीं उठाना चाहिए, ये सूबों को उठाना चाहिए। दूसरा मैंने यहां तक बात बोली कि ये जो खाद पे जो सब्सिडी जो गैस की शक्ल में दी जाती है, ये भी वफाक को नहीं उठानी चाहिए, ये सूबों को उठानी चाहिए, क्योंकि सूबों के सरप्लस अमाउंट है और ये सिर्फ वफाक को एनएफसी के तहत सूबों को पैसा देना चाहिए। तो उस पे उन्होंने कहा कि देखें जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वफाक और एहसन इकबाल साहब की हम जानते हैं कितना इख्तियार है, वो बेचारे मेरा फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसीलिए नहीं आए होंगे कि वो यहाँ पे एक पैरेलल, आपको पता है कोई उड़ान प्रोग्राम आ जाता है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना आ जाता है, वो लड़ाई चलती रहती है। मैं क्विकली चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे दोस्त शहबाज राणा साहब की जो स्टोरी आई है कि IMF ने ब्रीफिंग मांगी है रिकोडिक के ऊपर। अब रिकोडिक जो है एक वो बड़ा उनका IMF में रवायती तौर पे इन इंटरनल प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ताल्लुक रहता नहीं है, तो ये इसके ऊपर खदशात भी हैं और एतराज़ात भी हैं कि हम अब हर चीज़ उनसे पूछ के, नलका भी उनसे पूछ के लगाया करेंगे। नहीं, इसमें जो मेरा अपना ख्याल है ना कि आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि IMF ने रिफाइनरी सेक्टर को सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन नहीं दी और ये वफाक अभी इस ट्रिप में उनसे बात भी कर रही है वजारत पर। तो मेरा अपना ख्याल है कि रिकोडिक में तो है कोई टैक्स एग्जम्पशन अगर आपने दे दी नहीं है तो वो उस हद तक जो है वो इंटरेस्टेड हो। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई और कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये क्योंकि हमारा आपको पता है ना कि बाहर से कोई सरमायाकारी लाए तो हम उनको कई साल की 20-30 साल के टैक्स की छूट दे देते हैं, उनको मशीन भी दे देते हैं। तो IMF का ये प्रोग्राम है एग्जेम्पशन ना दी जाए, जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको हो। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जो रिकोडिक पे वो ये जानना चाह रहे होंगे ये जो आपकी सरमायाकारी आ रही है कहीं वही वाली गलती तो नहीं कर रहे। चले while we are talking about IMF, मैं चाहूँगा कि आप ये एक और हमारे जो है ना बड़े बागियाना सोच के दोस्त हैं, ये शहबाज राणा साहब शरारती आदमी हैं, उन्होंने कहा ये शरारती खबर दी हुई है आज स्टेट बैंक की, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई कि जी $11 बिलियन का ट्रेड गैप आ रहा है, ये मुख्तलिफ पैमाने से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। उनकी क्लैरिफिकेशन भी मुझे भी नहीं समझ आई, आपको क्या समझ आई है? देखिए, स्टेट बैंक ये कहता है कि वो जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो उनको FBR डाटा देती है प्रांत का, उसको नहीं लेते तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का। वो ये कहते हैं कि जो उनको बैंक रिपोर्ट करता है कि तिजारत की मद में एक्सपोर्ट में कितने पैसे उन्होंने आए हैं और इम्पोर्ट की मद में कितने पैसे उन्होंने पे किए, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो तखमीना किया हुआ है हमने तिजारती खसारे का और करंट अकाउंट का, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। वो जो छोटी तब्दीली वक्त में के साथ आती है सिर्फ वो होगी। मैं क्विकली जो है आपका, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, अभी ये ट्रेड गैप एक बहरहाल बढ़ता जा रहा है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पे। गवर्नमेंट को सुने तो वो तो रोज़ डोल बीट रहे होते हैं कि हमने जो है, उन्होंने खबर आई कि जी पाकिस्तान का रिस्क जो है ना वो बहुत दुनिया में कम तरीन मुल्कों में चला गया है। उन्होंने उसके ऊपर भी जो है ना ढोल पीट लिया कि देखें कमाल हो गया, हमने कमाल कर दिया कि उससे निकाल लिया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये एक डूब रही थी किश्ती, इसको थोड़ी सी फटियाँ शटियाँ लगा के ये अब चलने के काबिल हो गई है, ICU में थोड़ा सा बेहतर इसकी सूरत हाल है। तो ओवरऑल इकॉनमी की आप क्या कहेंगे कि आर वी आउट ऑफ द वुड्स? नहीं जी, बिल्कुल। मैं जैसे आपने स्टोरी की स्टार्ट किया था अभी कि वजीर आजम साहब तो मुल्क में रहना पसंद ही नहीं करते, तो मैंने आज एक कैलकुलेशन की, मई से लेकर आज 6 अक्टूबर तक 100 दिन बनते हैं। 100 दिन में वो 13 ममालिक में और 33 डेज मुल्क से बाहर रहे। तो यानी कि हर तीसरा दिन जो है वो मुल्क में नहीं होते, 2 दिन गुजार के तीसरा दिन। तो वो इतनी बड़ी एफर्ट के बाद भी जो है वो मुल्क में $1 नहीं लेकर आ सके, और ये 3.5 साल से सिलसिला चल रहा है। तो मैंने एक मशवरा किया था कि बेहतर ये है कि वो सरमायाकारी तो नहीं ला सके इतने सफर करके, बेहतर ये है कि कुछ ऐसा मुल्क क्याम करने, क्या पता वो जो मुल्क से सरमायाकारी निकल रही है उसी को रोकने में कामयाब हो जाए। तो देखें, पाकिस्तान दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है, दुनिया की सबसे महंगी बिजली है यहाँ पे,
और पाकिस्तान की लेबर भी है ना इनएफिशिएंट होती जा रही है। जो अगर एक शख्स जो तनख्वाह लेता है और जो बाहर वही शख्स काम करता है तो उससे वो कई ज्यादा आउटपुट देता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी तो छोड़े, अंदरूनी सरमायाकार भी सरमायाकारी में इंटरेस्टेड नहीं है। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में 40,000 अरब रुपए की करेंसी है, M2 जिसे कहते हैं, उसमें से 10,000 अरब करेंसी सर्कुलेशन है। यानी लोगों ने बैंकिंग निजाम से पैसा निकाल दिया है, वो जेबों में और आउटसाइड लेन देन हो रहा है। तो बहुत सारा पैसा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो FBR के भी सख्तियां और जो दे रहा होता है उसको जो है बार बार तंग करते हैं, जो नहीं दे रहा होता है उनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है खुला। तो ये सोना ऐसे ही महंगा नहीं हो रहा कि वो पकड़ा ही नहीं जाता और एक्सचेंज रेट हमारा बस वो यूं ही फ्लक्चुएट करता रहता है, मगर जो जिस तरह गुल टैक्स बंद हो गई, यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर और बाकी सारे फैक्टर्स का कि रोज़ फैक्ट्रियाँ बंद जो हो रही हैं, फॉरेन FTA तो बात की बात है, जो लोकल इंडस्ट्री जो है उसकी जो एक्सपोर्ट्स के अब जो फिगर्स आ रहे हैं टेक्सटाइल वालों के खास तौर पे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, वो तो बिल्कुल आपके सामने है। मुझे ये बता दें कि इस जब से ये हुकूमत में 3.5 साल में आए हैं, इन्होंने 35,000 अरब रुपए कर्जा लिया है। कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें कि उस 35,000 अरब के अगेंस्ट इन्होंने किया हो, कोई एक ईंट बता दें कि लगाई हो। वो पैसे इन्होंने कहाँ किए? वो सिर्फ सर्कुलर डेट। और दूसरा, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये जो है FDI भी नहीं आ रही, क्योंकि हम FDI में जिस तरह के बॉन्डे मुआहदे करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में 58 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, और सिर्फ हमने जो CPEC के प्रोजेक्ट है जो 2015 में लगाए हैं, उसमें मुनाफे में हमने 5,100 अरब रुपए प्रॉफिट में और जो उसकी कैपेसिटी पेमेंट में दे दी, जो 2015 के हिसाब से 50 अरब डॉलर बनता है। आप मुझे बता दें कि वो 50 अरब डॉलर की आपने बिजली की पेमेंट कर दी, और बिजली जो नहीं आपने इस्तेमाल की उसकी पेमेंट कर दी। इस तरीके के मुआहदे करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये बस दुआ ये करते हैं कि ये अभी ML1 के पीछे पड़े हुए हैं, चीनी पैसे नहीं दे रहे, मगर ये कंसोर्शियम बना के कहीं ना किसी तरीके से डॉलरों से और पैसे लाना चाह रहे हैं और कर्जा बढ़ाना चाह रहे हैं। पता नहीं कैसे वो कर्जे उतर रहे हैं। आमिर साहब, एक बात बताएं मुझे, दवादर में कभी आप वफाकी हुकूमत से किसी दिन पूछेंगे कितनी सरमायाकारी की आपने उसके एयरपोर्ट में से लेकर जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी तक वो काबिल इस्तेमाल भी हुआ कि नहीं? अब आप उससे सूद भी भर रहे हैं भाई। ये बिल्कुल आप ठीक बात करें। और बैरूनी सरमायाकारी के अलावा आप देखें जो कंपनीज हैं वो यहाँ से जा रही हैं, जो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो हैं ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टर, उनको ही रिटेन कर ले। प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया, शेल, टेलीनॉर, इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना यहाँ से बिजनेस बंद कर दिया है। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।